नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे और स्क्रीन की दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़े ही खास मेहमान, खास गेस्ट, हमारे शो के पहले मेहमान उमेश अग्रवाल सर। उमेश सर एक सीनियर जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, एनालिस्ट हैं। उमेश सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू द शो। नमस्ते। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश सर। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका वैदिक इकोनॉमिक्स है, यानी वैदिक अर्थशास्त्र। ये एक ऐसा टॉपिक था, जब उमेश सर ने मुझे बताया फोन पे तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आया इसमें। और यूं तो मैं काफी चीजों पे अपनी जो नॉलेज बेस है उसको इंक्रीज करने के लिए हमेशा अटेम्प्ट करते रहता हूँ। बस ये एक टॉपिक ऐसा था जो मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने तुरंत उमेश सर से रिक्वेस्ट की कि अगर उनके पास टाइम हो तो वो हमारे दर्शकों को और मुझे भी इसके बारे में आके बताएं क्या है ये वैदिक अर्थशास्त्र, पहले इसका क्या मायने होते थे और आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टेज इज ऑल योर्स उमेश सर, प्लीज स्टार्ट। जय सिया राम। जय श्री संदीप, पहले तो आप समझ लीजिए अर्थशास्त्र हमारे राम। शास्त्र में अर्थ का बहुत महत्व होता था। और मैंने इसको वैदिक अर्थशास्त्र इसके लिए बोला है कि जो धरोहर है, हमारी नॉलेज है, हमारे वेदों में है। ठीक है। और आपको मालूम है कि जैसे पुराने जमाने में मंदिरों का बहुत महत्व रहता था कि वो सामाजिक है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, हर स्फीयर में उनका इन्फ्लुएंस होता था। देखिए, आज की कैपिटलिज्म का आपने देखा होगा, आज का जो कैपिटलिज्म मॉडल है वो क्या आपको सिखाता है। वो आपको बोलता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ जीडीपी आप करिए। तो उसके अंदर वो ये नहीं देखता कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना होता है। और सेकेंड, आपने देखा है कि जहां पे भी ये मॉडर्न कैपिटलिज्म है, वहां पे अप्रोप्रिएशन ऑफ वेल्थ ज्यादा होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है। जैसे अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि टॉप 1% होल्ड्स 99% ऑफ द नेशंस वेल्थ। इंडिया में भी बात होती है कि टॉप 1% होल्ड्स 40% ऑफ द नेशन वेल्थ। बट इसका अब अगर ये सब चीजें अगर आप पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक इनइक्वालिटी क्लास क्रिएट होता है। हमारे जो मंदिर थे पुराने जमाने के, उसमें पद्धतियां ऐसी थी, उसमें जो रिचुअल्स ऐसे थे, वो डिजाइन किया गया था ऐसे कि अगर उसके जो भी पद्धति उस समय डिजाइन किया गया था, उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आर्थिक गतिविधियां जनरेट होती थी, उसका बेनिफिट सबको मिलता था। ठीक है। वो मतलब अगर आप देखें मंदिर के आसपास अगर वो कोई सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो उसको मिलता था, फ्लावर बेचने वाला रहेगा उसको मिलता था, टांगे वाले को मिलता था। ठीक है। रिक्शा वाले चालक को मिलता था। मंदिर के आसपास जितने भी आर्टिजन्स थे उनको मिलता था। ठीक है। उनके बाद वहां पे नर्तकियां रहती थी। ओके, पंडित रहते थे। तो एक वहां पे देख, और बहुत सारे मंदिरों में एक चीज ध्यान दिया जाता था, शिक्षा, चिकित्सा और रिसर्च पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है। वहां पे एक और समझ लीजिए, बहुत जगह तो मंदिर के बाहर लोगों को बैठने की बात होती थी, मतलब नॉलेज एक्सचेंज होता रहता था। बहुत सारे लोग भी आते थे, व्यापारिक गतिविधियां होती थी। तो एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि मंदिर के अंदर, मंदिरों के आसपास जो एक्टिविटीज होती थी, उसके कारण सस्टेनेबिलिटी होती थी। ठीक है। अब ये देखिए, मॉडर्न आज की इरा में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा सब लोगों को यही सोच रहे हैं, चलो ठीक है, वो वैदिक अर्थशास्त्र 2000 साल पहले, 1000 साल पहले काम करता था। आज कैसे, आज इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं डायरेक्टली उसी पे आ जाता हूँ। हमारे मंदिर किसके कंट्रोल में है आज की डेट में? हिंदू, गवर्नमेंट। हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट, चैरिटेबल एंडोमेंट्स के कंट्रोल में है। ठीक है। ये गवर्नमेंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसके कलेक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अगर हम, मैं एक चीज बोल देता हूँ, ये मंदिरों को आप फ्री कर दीजिए गवर्नमेंट कंट्रोल से, और इसके लिए आप एक टेम्पल एक्सचेंज बनाइए, एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज बनाइए, डायरेक्टली लिस्टिंग कर दीजिए। मंदिर के जितने भी लैंड बैंक है उसको रिकॉर्ड करिए, डिजिटलाइज करिए। ठीक है। और उसके अंदर जितने भी पुरानी, अगर उनके जितने भी जेवरात है, सब चीजें उसको डॉक्यूमेंट करके उसका एक तरह से उसका वेल्थ, वेल्थ का जो है मॉनिटाइज करके एक बार डाल दीजिए उस एक्सचेंज में। सेकेंड, हुंडी कलेक्शन जो आते हैं मंदिर के, एवरीडे हुंडी कलेक्शन, जैसे वो कैश आता है या गोल्ड आता है या सिल्वर आता है या रूबल, रूबीज या कुछ जो भी आता है, उसको डेली आप इसके अंदर उस एक्सचेंज में इसमें इंफॉर्मेशन दीजिए। थर्ड,
मेरा ये मानना है कि जैसे पुराने जमानों में शिक्षा और चिकित्सा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था मंदिरों में। मंदिरों को बोलिए आप उस एरिया के अंदर शिक्षा और चिकित्सा आप उनको दे दिया जाए कि आप जितने भी एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्टिविटीज है, लेट द टेम्पल्स डू ऑल द वर्क। आज गवर्नमेंट के पास इतने कम ही रिसोर्सेज है। बजट में हमने बहुत सारे कंप्लेंट सुने हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट एलोकेटिंग फंड फॉर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो अगर आप समझ लीजिए, अगर मंदिर इसमें आ जाता है और उसको हम मोनिटाइज करते हैं, मोनिटाइजेशन ऑफ टेम्पल एसेट्स, और उसको लिस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनका कंट्रोल मतलब आप किसी और को दे दीजिए, हमको लिस्टिंग करने की जरूरत है। हमें मालूम करवाना जरूरी है कि क्या हो रहा है, और उसका जो कलेक्शन आता है उस कलेक्शन को यूज करिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट लोकल एरिया। ठीक है। इसके अंदर मेरा एक चीज है, जैसे हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, और गवर्नमेंट ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज चालू किया था 2019 में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ को लिस्ट करने के लिए बोलते हैं, और उनको अगर कोई फंड्स की जरूरत है तो क्राउड फंडिंग या कुछ किसी सोर्स के थ्रू वो कर सकते हैं। यही मॉडल है, वो हम मंदिरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर कल कोई मंदिर बोले कि हम मुझे 1000 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, मुझे इसके लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो ऐसा हमारे पास, देखिए हमारे पास यूपीआई की कोई कमी नहीं है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आपको एक पोर्टल बनाना है, मंदिर का अकाउंट देना है, आप लोगों को बोलिए कि हमको 200 करोड़ चाहिए, आप इसके लिए करिए, तो इसके हिसाब से आप उसके अंदर सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी ड्यू डिलिजेंस होता है वो वेबसाइट पे डाल दीजिए। तो ये क्राउड फंडिंग के थ्रू हम रिसोर्सेज भी रेस कर सकते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिकली मंदिर के पास लैंड है, उनके पास उस लैंड को बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है, मोनिटाइज किया जा सकता है। और सेकेंड, हुंडी का कलेक्शन आ ही रहा है और एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए तो हम क्राउड फंडिंग के थ्रू पूछ भी सकते हैं। आज भारत में कितने सारे मंदिर हैं, हर एरिया में मंदिर है। साउथ में देख लीजिए, या ईस्ट में देख लीजिए, या नॉर्थ में देख लीजिए, या वेस्ट में देख लीजिए, एवरीवेयर। गुजरात में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, इतने सारे मंदिर है। सब मंदिरों को उठा के एक इंटीग्रेटेड टेम्पल एक्सचेंज जैसा खोल दीजिए। इसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल एक्सचेंज या वैदिक एक्सचेंज, आपको जो नाम देना है इसको दे सकते हैं। इसके थ्रू आप रिसोर्सेस रेस कर सकते हैं। तो सरकार का क्या है, इसके अंदर सिर्फ मैनेजमेंट होता है। इसको एक प्रोफेशनल बॉडी बना दीजिए, प्रोफेशनल बॉडी, लेट द प्रोफेशनल बॉडी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे आरबीआई है, वैसे एक टेम्पल कोड बनाइए जो इनके फाइनेंसेस को मैनेज कर सके। पर उसके लिए हमें हमारे टेम्पल्स को वी हैव टू इंश्योर दैट कि जो इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल है उसका खत्म, और उसको एक सेंट्रलाइज बोर्ड में लाके उसको दिया जाए। सेकंड, आप एक ही चीज बोलिए, आप क्यों करना चाहेंगे, टेम्पल में देना क्यों चाहेंगे। आपने कार्बन क्रेडिट का नाम तो सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कार्बन एमिशन कम करता है तो उसको कार्बन क्रेडिट्स दिया जाता है। टेस्ला एक ऐसा कंपनी है, वो अपना प्रॉफिट कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू कमाता है। ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट है कार्मिक क्रेडिट्स। ओके। हाँ, देखिए कोई भी चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करना जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए जरूरत है। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, जैसे हम, मेरा मानना है कि जो नेचर के 5 तत्व है, पंच तत्व है, उसमें से लेके आप एक तरह से एक यूनिट मेजरमेंट बनाइए। यू मेक अ यूनिट मेजरमेंट वेयर वेयर द कंट्रीब्यूशन को भी बेंचमार्क किया जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए, बोलिए कि मैंने 1000 ट्रीज लगाए, तो आप उसको ग्रीन क्रेडिट दीजिए। अगर कोई बेंचमार्क से बोले कि अगर आप देखिए जैसे रिवर में हम देखते हैं कि उनके अंदर कितनी गंदगी है। ठीक है। अगर वो बेंचमार्क के थ्रू कुछ कम किया जा सकता है, जैसे उसको रिवर्स को क्लीन किया जा सकता है, या ओशन के अंदर गंदगी क्लीन कर दे तो उसको ओशन क्रेडिट दीजिए। तो एक तरह से आपको इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जरूरत है कि इन सब के थ्रू हम कैसे लोगों को प्रोत्साहन करें कि वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करें। सर, आपको अगर मैं बोलूंगा कि आप अगर ऐसा बोर्ड बन जाए और आपको बोला जाए कि आप कुछ बच्चों की एजुकेशन है, स्पॉन्सर करिए, 1000 बच्चों की एजुकेशन चाहिए, आपने बोल दिया मैंने 5 बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर किया थ्रू दैट एक्सचेंज, समझ लीजिए बात को। ठीक है। मंदिर बोलता है कि हमारे
स्कूल में हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, 1000 बच्चे आते हैं, आप इनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करिए, पूरे साल का 10,000 मान के चलिए। तो अगर आप उन बच्चों को डायरेक्ट एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, तो इसमें पीपल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। जैसे पहले मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बोला था, वैसे यूटिलिटीज के लिए जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए भी हम डायरेक्टली उसमें लिस्ट करवा सकते हैं। आपने देखा होगा केटो जैसे बहुत सारे अभी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, आपने देखा ही होगा जिसमें लोग रेज करते हैं फंड्स कोई भी एक्टिविटीज के लिए। तो इसको एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट में बना दीजिए ना, जिसमें टेम्पल्स आर टेकिंग केयर ऑफ बोथ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। एजुकेशन। और इसमें आप कार्मिक क्रेडिट्स का बात डाल दीजिए, उसको एक्नॉलेज करिए, लोगों को बताइए कि दिस पर्सन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या होगा ना सर, आप लोगों के दिमाग में आएगा, सब लोगों के अंदर एक मन में आएगा, भाव आएगा कि आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ द चेंज इन अदर्स लाइफ। हम लोगों के अंदर एक भावना पैदा करेंगे, प्रोत्साहन कर, एक तरह से भावना पैदा करेंगे कि वो लोगों की अच्छाई, लोगों के प्रति वो डोनेशन करें। आपने देखा ही है कि आईपीएल में लोग कैसे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, कोई प्लेयर को लेने के लिए 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, कहाँ नहीं जाता है। अगर ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें हम लोगों को प्रोत्साहन करें कि वो लोगों के लिए काम करें, तो कितना पैसा आए। इसको रिकॉग्निशन देने की जरूरत है, एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। रिसोर्स तो एलोकेट तो आपके पास है ही, मंदिरों के पास, मंदिरों को एसेट्स को मोनेटाइज करिए, उसको एक फ्रेमवर्क में बना के सबको एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बना लीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट इतना ही है, और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को इसमें फ्रेमवर्क लेके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेंट्रलाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई है, सेबी है, ये जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इसको इसमें लेके आके वहां पे हमारे पास ऑलरेडी डिजिटल नेटवर्क हमने बना के रखा है। इसको मंदिर के अंदर हमको रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना है। सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मंदिर का लैंड बैंक कितना है, मंदिर के अंदर क्या कितनी वेल्थ है। मालूम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लोगों को मालूम रहेगा पीपल। और इक्वल एक चीज होगा कि साउथ का जो टेम्पल है, नॉर्थ के टेम्पल के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन कितने लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर यूपी में ही देख लीजिए ना, यूपी में अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, वहां के तीनों सिटी के निवासी आपस में कंपटीशन में लग जाए कि कौन बेहतर काम करना चाहता है, तो कितना ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा उसमें। अब अभी देख लीजिए, महाकुंभ होने वाला है, महाकुंभ में स्टेट गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, यूपी गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ खर्चा किया। उसमें भी मैक्सिमम चीज है सिक्योरिटी, बंदोबस्त, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो अब देखिए, उसको स्टेट गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ का फायदा होगा इन रेवेन्यू। और जो वहां पे जो लोकल बाशिंदे हैं, जो वहां पे रहते हैं, निवासी रहते हैं, उनको 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस जनरेट होगा। लोग बताते हैं जो काम 1.5 महीने में हो जाएगा, उतनी कमाई उनकी 6 महीने में होती है। और एक और एक चीज है, महाकुंभ के कारण साइड में जितने भी एरियाज है, जैसे वाराणसी है, अयोध्या है, मथुरा है, उन सब में भी टूरिज्म, उधर भी डिवोटीज जाएंगे। टूरिज्म बोलना गलत है, पिलग्रिमेज बोलना जरूर सही है। और वहां पे भी डिवोटीज जाएंगे। वहां पे डिवोटीज जाने से एक टेम्पल इकोनॉमिक्स का यही तो फायदा है। अगर कोई आदमी जाता है तो वो खर्चा जो करता है, उसकी जो वेल्थ, उसकी उसका जो बेनिफिट आता है, समाज के सबसे निचले तबके को भी मिलता है और होटल चलाने वाले को भी मिलता है। तो इसी का रीजन है। इसमें क्या है, इक्विटेबल जनरेशन ऑफ वेल्थ भी मैंने एक चीज कॉन्सेप्ट दिया है। सेकेंड, रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर पब्लिक वेलफेयर, वो भी बात किया है। थर्ड, एक मॉडल भी दिया है। जैसे आप एक और एक सोचिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात तो आपने सुनी होगी स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसमें स्पिरिचुअलाइजेशन इंडेक्स डाल दीजिए ना, कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा टेम्पल जितने लोगों को इम्पैक्ट करता है, उसको स्पिरिचुअलिटी इंडेक्स में नंबर 1 डाल दीजिए। सोचिए, वी आप कंपटीशन करवाइए आपस में, लोग आपस में टेम्पल्स और इंस्टीट्यूशंस के, क्यों कितना अच्छा वेलफेयर कर सकते हैं लोगों के लिए जी। और इसमें एक और एक सोने पे सुहागा बताता हूँ। हमारे जितने भी बाबा है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, पतंजलि है, इन लोगों को भी लिस्ट कर दीजिए उधर। जैसे बाबा रामदेव योग सिखाते हैं, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, वो एक अलग ही इंडेक्स बना दीजिए बाबाओं के बीच में, कि आप बताइए आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उनके भी एसेट्स जो भी हैं, उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज में लेके आ जाएंगे। तो इसके बीच में क्या होगा, लोगों के बीच में अच्छी भावना फैलेगी।
इसमें एक चीज होगा, कंपटीशन होगा लोगों की भलाई करने के लिए। अब जी। सब लोग भलाई करने लग जाएंगे तो वर्ल्ड कितना अच्छा हो जाएगा। थर्ड, हम्म, हम जो मटेरियलिस्टिक की बात कर रहे हैं, लोग स्पिरिचुअल होंगे। एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली कंजम्पशन थोड़ा कम होने से एनवायरनमेंट जी। के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड, जी। ऐसी एक्टिविटीज को हम प्रमोट कर रहे हैं कार्बिक रेटिंग के थ्रू, तो जिसके कारण अब पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। सर ये तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट मॉडल है। मैं तो ये बोलता हूँ सरकार को, हमारे पास सब कुछ है, हमें सिर्फ कार्य करना है। और मंदिरों के पास तो गोल्ड तो बहुत सारा है, आपको भी जी। मालूम है। ठीक जी। है, सब जगह अगर उसको मोनेटाइज करके अगर हम लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर मेरा तो ये मानना है कि इट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव ओनली फॉर हिंदूज, इट शुड बी एक्सक्लूसिव फॉर ऑल द कम्युनिटी। और हमें प्रमोट करना चाहिए कि इसके द्वारा परिषद एक ही चीज है, हमें भगवत गीता हमारे जो टेम्पल्स है उनको स्कूल्स ऑपरेट करने की फ्रीडम देनी चाहिए। टुडे वी डू नॉट टुडे द स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू टीच भगवत गीता। मेरे को ये समझ में नहीं आता क्यों नहीं होता है। ठीक है, वैदिक राइम्स क्यों नहीं सिखाया जाता। इससे क्या होगा, हमारे जो यंगर जनरेशन है दे विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स आवर ओन कल्चर। सर इसके कारण आप सोचिए स्टेट का कितना बड़ा खर्चा खत्म हो जाएगा। उसका रिसोर्स अलोकेशन जो वो हेल्थ केयर और एजुकेशन में निकालता है वो टेम्पल पूरा देख रहा है। स्टेट को तो आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, आपको रेगुलेशन देखना है, मॉनिटरी इन्फोर्समेंट देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, और क्या है। तो एक तरह से ये मॉडल ऐसा है कि इसके कारण हमारे पास टेम्पल्स बहुत सारे हैं, टेम्पल का लैंड बैंक ज्यादा है। उसको एक इंटीग्रेटेड तरीके से इसको अगर हम प्रोत्साहित करें तो हमारा डेवलपमेंट कहीं का कहीं चले जाएगा, हमारा जीडीपी कहीं का कहीं चले जाएगा। और इसी के कारण हम, और टेम्पल्स के अंदर रिसर्च अगर हम हमारी पुराने जो भी धर्म, हमारे पुराने जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आज अगर लेके आ जाए तो तब भारत तो विश्व गुरु बन ही जाएगा ना। इसका थ्रू इसका सब चीज हमारे मंदिरों में है सर। बस हमें सोचने की देरी है, हमें कुछ नए कदम लेने की जरूरत है। सर पुराने जमाने में आपने सुना होगा नेकी कर कुएं में डाल, अभी वैसा काम नहीं है। नेकी करो और उसको बढ़ा चढ़ा के बोलो ताकि उसके अंदर लोगों के बीच में कंपटीशन हो कि वो कौन कितना ज्यादा फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज कर रहा है और कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। कम्युनिटी वेलफेयर होगा, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को कितने लोगों को अपलिफ्टमेंट किया है। सर ये इसी का प्रिंसिपल है, सब चीजें ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है सर, सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है सर, सब चीज हमारे पास है। वी जस्ट नीड टू टेक, इसके अंदर और भी चीजें कर सकते होंगे। आई डोंट से दैट दिस इज द कंप्लीट मॉडल, बट इसके अंदर अगर किसी को भी अगर इसमें और भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना तो बता सकता है। मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिंक्डइन में डाल दिया है फॉर ओपन फॉर डिस्कशन। जिसको भी इसके अंदर से जो आइडियाज लगता है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकता है। इट इज अ ब्यूटीफुल आइडिया मेरे हिसाब से। जी उमेश सर, आपने बहुत ही मुझे लगता है इलेबोरेटली और इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कि वैदिक अर्थशास्त्र इज सिनोनिमस टू टेम्पल इकोनॉमिक्स। इट्स जी। बरोबर। तो जी, तो आपने एक शुरू में एक बात कही कि जो फंड इकट्ठा होगा उससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और आर&डी पहले किया जाता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अभी के केस में आर&डी वाला जो फैक्टर है उसको अगर हम कोलेट कर पाए, इक्वेट कर पाए, जो हमारा रिक्लेमेशन ऑफ सिविलाइजेशन है, जो हमारे मोदी सरकार का भी एक विजन है और हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी है कि विकसित भारत हम बने अपनी जो पुरानी सिविलाइजेशन रूट्स थी उनको लेते हुए। तो ये फंड को हम उसमें भी डाइवर्ट कर सकते हैं। आज अगर कोई भी एक्टिविटी सरकार करती है जिससे कि जो सनातनी है उनका भला होता है, तो चार लोग आरटीआई करने या इस तरीके की लीगैलिटीज में उनको फंसाने की कोशिश करते हैं कि वी आर अ सेकुलर स्टेट। मैं इसमें ज्यादा लीगैलिटीज और पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाऊंगा, बट पॉइंट उमेश सर का बहुत अच्छा है कि हम अपनी पैरेलल इकोनॉमी ही बना सकते हैं और उससे हम लोग जो पॉसिबिलिटीज है दे आर इमेंस। तो सर मैं, आपने फिगरेटिवली जैसे एक एग्जांपल भी दिया कि यूपी का जो महाकुंभ है, हार्डली 2 महीने के इस पूरे वेंचर में हम लोग ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट कर रही है। 2 लाख करोड़ प्लस का जो बिजनेस है वो लोग जनरेट कर रहे हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, जो वेंडर्स हैं या जो भी बिजनेस ओनर्स हैं। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि फिगरेटिवली टेम्पल इकोनॉमिक्स जो है इसी से पूरा जो भारत था वो पहले चलता था। हमारी टेम्पल इकोनॉमिक्स इतनी ताकतवर थी और अगर इसको दोबारा रिवाइव कर दिया गया तो हमारे लाइक वी वुड बी ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उमेश सर। और जहां तक आपने जो विश्लेषण दिया कि ऑब्वियसली पहले एक इनिशियल ढांचा बनता है, फ्रेमवर्क बनता है, जैसा कि आपने बनाया, आपने लिंक्डइन का पोस्ट भी डाला हुआ है, मैं उसका लिंक आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्यूअर्स उसको पढ़ सकते हैं। तो कहीं से तो हमें स्टार्ट लेना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और जैसा कि वक़्फ़ के ऊपर जो चल रही थी चीज़ें, हमेशा अपना काउंटर रखना बेटर होता है, तो सनातन बोर्ड की बातें हुई और भी कई चीज़ों की बातें हुई, मगर वैदिक अर्थशास्त्र जो है, उसको रिवाइव करना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उमेश सर, इस पे अगर आप कोई रिमार्क दे पाएँ कि ओवरऑल लास्ट रिमार्क आपका कि इससे क्या फ़ायदा होगा एक आम नागरिक की ज़िंदगी में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हम लोग रहेंगे, वी वुड बी मच मोर इंक्लाइंड टू आवर ओन कल्चर। जी। हमें अपनी जो पारंपरिक जो पद्धतियाँ हैं, हुँ, उससे हमें पता लगेगा कि उस टाइम पे क्या होता था, ठीक है? हुँ, फर्स्ट वो होगा। सेकंड मेरा ये मानना है कि मैंने ये भी बोला है कि आप एक वैदिक स्टॉक एक्सचेंज बनाइए, वैदिक स्पिरिचुअल एक्सचेंज या स्पिरिचुअल एक्सचेंज बनाइए। क्राउड हुँ, फंडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें एक बहुत ही हुँ, अच्छा काम करा जाएगा। हुँ, हुँ, रेगुलेटरी आएगा, इसमें रिस्क एनालिसिस होगा और हुँ, वो एक और एक चीज़ है कि स्टेट का जो रोल है इन हुँ, क्रिटिकल वेलफेयर एक्टिविटीज़ वो थोड़ा कम हो जाएगा। स्टेट के हुँ, पास रिसोर्सेस रहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे सके और हुँ, एक तरह से आपने जिस हिसाब से बताया दिस विल बी अ पैरेलल इकोनॉमी नहीं, it will be integrated with the state. Ultimately, it will be under the control of the state only. The हुँ, state has to provide us a mechanism. मंदिरों को हुँ, ऑपरेट करना पड़ेगा, उनको एक तरह से बोलना पड़ेगा कि आप यू कैन रन हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एज वेल। तो हुँ, ये अगर फ्रीडम दे दे और इसको मोनेटाइज कर दे इनके एसेट्स को हुँ, और इनको हुँ, इवेल्युएट कर दे और एक तरह से फ्रेमवर्क बना दे कि लोगों को हुँ, लगे कि हमने अच्छा काम पे पैसा लगाया है, तो सर एक हुँ, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। इट विल बी ए सी चेंज। हाँ, और बिल्कुल। एक टोटल होगा कि कंपटीशन होगा साउथ के टेम्पल्स, ईस्ट के टेम्पल्स, वेस्ट के हुँ, टेम्पल्स में कि कौन कितने लोगों को कम्युनिटी इम्पैक्ट कितना कर सकता है। हुँ, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इतनी सारी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो हुँ, अभी अंडर प्रिविलेज है, उनको उठाया जा सकता है। उनके अंदर हुँ, स्किल एजुकेशन आएगा। तो सोसाइटी हुँ, एक जनरेशन में हमारा सोसाइटी चेंज हो जाएगा। हमारी थिंकिंग हुँ, चेंज हो जाएगी। आप सोचिए जी, आज जो हमारी थिंकिंग है और अगर सबको शिक्षा मिल जाए तो 25 साल हुँ, बाद क्या होगा? वो सोच के बिल्कुल। काम करेगा। इसका एक जनरेशनल चेंज आने वाला है। हुँ। नहीं, सर आपकी बात तो एकदम सही है, मैं इसे टोटली एग्री करता हूँ कि इस तरीके की एक इकोनॉमी अगर हम इंटरकनेक्टेड डेवलप कर पाएँ, जो इंटीग्रेट कर जाए हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इफ पॉसिबिलिटीज़ आर इमेंस। और मेरा एक डाउट था उमेश सर, आपने कार्मिक क्रेडिट की जो बात की, जिसको आपने रिलेट किया यूरोपियन जो उनका अपना स्ट्रक्चर है कार्बन क्रेडिट से। तो हमने सुना था, इस टॉपिक को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि कार्बन क्रेडिट्स को वेपनाइज़ कर रहे हैं यूरोपियंस जो हैं। उससे हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको लॉस होगा एक तरीके से। और तो मैं सिंपल अपने कार्मिक क्रेडिट पे स्टिक करूँगा कि इसका कार्मिक क्रेडिट से इसको इनकैश कैसे कर सकते हैं या कैसे इंसेंटिवाइज़ करेगा ये? जो आपने नॉर्थ साउथ के मंदिर्स के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात की, तो ये कैसे इंसेंटिवाइज़ करेगा? देखिए एक ही सिस्टम है, आप गवर्नमेंट इसके अंदर अगर कोई अच्छा कार्मिक क्रेडिट्स करता है, हुँ, तो जैसे अभी समझ लीजिए उसको ऑनर कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई मेरा ये मानना है कि हमारे हिंदूज़ में अगर कोई हुँ, अच्छा काम करता है, वो इसका बेनिफिशियरी नहीं चाहता। उसको हुँ, एक्नॉलेज करिए। उसको ये बताइए कि लोगों के बीच में ही इज़ द हाईएस्ट र जैसे आप समझ लीजिए अगर कोई रैंक होल्डर होता है, तो उसको कैसे हम प्रेज़ करते हैं, वैसे हुँ, उसको प्रेज़ करिए। इट इज़ एप्रिसिएशन, इट इज़ एक्नॉलेजमेंट। वो काफ़ी है हमारे लिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कुछ इनकम टैक्स का ब्रेक्स दे सकते हो, ठीक है? जी, एक तरह से आप उसको एक तरह से एक पोर्टल बना के एक हुँ, इंडेक्स बना सकते हो कि इस आदमी ने अच्छा काम किया। इस आदमी ने समझ हुँ, लीजिए किसी के पास 1000 करोड़ है, आज वो 1 करोड़ या 2 करोड़ ही देता है। अगर ये हुँ, सिस्टम आ जाए, कल उसके मन में आए कि लेट मी बिकॉज़ अब मेरा 50% वेल्थ मैं दे दूँ, हुँ, तो उसका नाम होता रहेगा। वो जी, सब लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेडी टू डू, बट एक फ्रेमवर्क नहीं है। आपको मालूम है वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है, उन्होंने अपनी 75% ऑफ दिस वेल्थ उन्होंने डोनेट कर दी थी 10 साल पहले। कितने लोगों को मालूम? हार्डली हार्डली। तो वही बता रहा हूँ, मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। अगर एक मैकेनिज्म आ जाए कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें, जिसके हुँ, कारण बाकी लोग भी इंस्पायर हो, तो एक हुँ, कॉम्पिटिशन होगा कि सब लोगों बिल्कुल, की हम हेल्प करें और सब लोग जब सब सामर्थ्यवान लोग एक सब हुँ, लोगों के बीच में एक होड़ रहती है कि वो कितना हेल्प करने की एक होड़ हो हुँ, जाती है, तो हुँ, कितना सी चेंज आएगा उससे। बिल्कुल, इफ वी प्रमोट अ कॉम्पिटिशन हुँ, अमॉन्ग wealthy people, among people हुँ, who are privileged to do हुँ, good work, जी। this will bring a transformational change in the society. बस इतना ही बोलूंगा मैं।
बिल्कुल, बिल्कुल उमेश सर। और अभी वैसे तो हम देख रहे हैं कि मोदी जी का जो विज़न है, वन नेशन वन इलेक्शन हो या वन नेशन वन टैक्स, इस तरीके से, तो अगर वन नेशन और वन टेंपल इकोनॉमिक्स भी इस तरीके का कुछ आ जाए, आई एम नॉट नोमेनक्लेटिंग इट, मतलब एक मैं नोमेनक्लेचर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा। अगर एक ही फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी टेंपल्स हैं, उनकी जो पूरी इकोनॉमी है, वो सेंट्रलाइज्ड वे में आ जाए, तो इससे करप्शन भी बहुत कम होगा, प्लस सोसाइटी को इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे, और हमारे जो कल्चर है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसको रिवाइवल में काफ़ी अच्छा बेनिफिट आएगा। उमेश सर, आपने टाइम दिया, अगर आप कुछ और कहना चाहते हो तो प्लीज, स्टेज इज ऑल योर्स। मैं बस इस बात को एक ही लाइन में खत्म करना चाहूंगा। इसको टेम्पल इकोनॉमिक्स में इतना छोड़ के इसको रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप इकोनॉमिक्स अगर हम जोड़ लें, और इसमें अगर हम मस्जिद और चर्च के लैंड भी जोड़ लें, तो आप सोचिए कि दिस विल बी द मोस्ट वाइब्रेंट सेक्युलर मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है। और मैंने ये भी बोला है कि जैसे सारे बाबास को भी इधर लिस्ट कर दिया जाए, उनके एसेट्स भी इधर लिस्ट कर दिया जाए, तो भी हमें हमारे बाबा को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अब्रॉड के लिए। सॉरी, वर्ड एक्सपोर्ट नहीं बोलना चाहिए, बट वी कैन सेंड देम अब्रॉड एज वेल टू प्रीच आवर कल्चर। तो सनातन सिविलाइजेशन, जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है, उसके टॉर्च बेयरर्स बन सकते हैं, और इंटरनेशनली जितना इम्पैक्ट करेंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इट विल बी, इसके थ्रू हम सनातन की जो ज्योत है सारे विश्व में फैला सकते हैं। बस इतना ही बोलूंगा। जी। बिल्कुल उमेश सर, आपने जो फाइनल रिमार्क दिया, आई होप कि ये एक्चुअली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, और इस विशफुल थिंकिंग के साथ और इस पॉजिटिव नोट पे हम लोग शो का यही एंड करेंगे। सभी दर्शकों से आग्रह है, निवेदन है कि बैटमैन रिएक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और उमेश सर, आपने समय दिया, दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री